सुप्रभात। मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास कुमार भारती आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज का सुविचार देखिए क्या है। सुविचार में सबसे पहले आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को निगल लेता है। तो ये था आज का सुविचार। और आज का जो हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है अव्यय परिचय। अव्यय परिचय, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो हम लिखे हैं सबसे पहले उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको कितने अच्छे से हम जो है एक्सप्लेन कर सकें, कितना अच्छे से हम उसको समझा सकें, ताकि जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भावुक हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और ताकि जो है अच्छे सीखने के बाद हमें जो है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जम के कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या। सबसे पहले यहाँ पर अव्यय परिचय में लिखे हैं कि ये पुनः मन फिर होता है, अपि मन भी, अधुना मन आजकल, हया मन बीता हुआ कल, अद्य मन आज, कुत्र मन कहाँ। इसी टाइप में यहाँ तक हम लिखे हैं तत्र सर्वत्र, यदा कदा, सर्वदा, उपरि, यथा, तथा और अपि। ये सभी जो है अव्यय है। ये सभी क्या है? अव्यय है मेरा। ये सभी क्या है? अव्यय। और अव्यय है तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ ही हो जाता है यहाँ पर। पहले समझिएगा, देखिए हम क्या बोलते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ यानी कि रूप कभी नहीं बदले, जिन शब्दों के रूप यानी अर्थ कभी नहीं बदले, हमेशा एक समान रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। हमेशा एक समान रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस में रहना, हमेशा क्या होगा, चाहे एक वचन में रहे, द्विवचन में रहे या बहुवचन में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्या होगा, वो समान रूप में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ये तो सामान्य बात हो गया कि जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदले, हमेशा एक समान रहे, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और इसी को थोड़ा संक्षिप्त में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जो शब्द तीनों लिंगों निकी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, फिर है सभी विभक्तियों, विभक्ति कितना संक्षिप्त में कुल मिला के 7, संक्षिप्त में विभक्ति 7, यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन तो मेरा संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो कुल मिला के कितना 7 ही विभक्ति हो गया। तो इनकी सभी विभक्तियों में तथा सभी वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दो से जब संख्या ज़्यादा होता है तो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी वचनों में समान होता है, एक समान। और जो किसी भी अवस्था में चाहे कुछ भी हो जाए, वही अवस्था परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि नहीं बदलता है, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी वही क्या है? अव्यय है। बस में रहना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हम समझाए क्या है। यहाँ पर ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग में लिखे हैं कि रामः अद्य विद्यालयम न गच्छति। तो यहाँ पे ये अद्य जो है और यहाँ पर राम जो है ये पुल्लिंग है। कर्ता जो पुल्लिंग है, कर्ता क्या है? पुल्लिंग। इसका कहना कि राम आज विद्यालय नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये अद्य जो लिखे हैं ये मेरा क्या है? अव्यय शब्द है। क्या है? ये अव्यय है। ये अव्यय है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका मतलब क्या? वह अव्यय है। इसका मतलब क्या होगा? हमेशा एक समान रहेगा, वह कभी बदलेगा नहीं। बस में रहना, ये हो गया। उसके बाद देखिए लिखे हैं बालिका अद्य विद्यालयम नो गच्छति। यहाँ पर देखिए अद्य आया, कहता है कि लड़की आज विद्यालय
नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये अद्य जो लिखे हैं तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो ये भी तो स्त्रीलिंग होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्या एक समान बोला है। इसका मतलब आज होता है तो केवल आज का आज, इसका मतलब ये हो गया अद्य में क्या होता है आज, ये अव्यय शब्द है तो सिर्फ यही रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि ये स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग बना दे, नहीं, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अव्यय होता है, एक समान रहता है, सिर्फ यही रहता है। उसके बाद देखिए कहता है मित्रम अद्य विद्यालयम नो गच्छति, कहता है कि मित्र आज विद्यालय नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो गया मित्र में नपुंसक लिंग है और ये क्या है अव्यय है। अगर आपके समझ में ये आता होगा कि ये अगर मित्र मेरा नपुंसक लिंग, ये भी तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये अव्यय है, हमेशा क्या होगा एक समान रहेगा। तो इसीलिए बोले कि तीनों लिंग तीनों वचन और सभी विभक्तियों में जब एक समान रहता है, कभी वह बदलता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। तो देखिए तीनों लिंग में है ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और तीनों में देखिए अद्य शब्द का प्रयोग किया गया आज के लिए। तो आज जो शब्द है वह सिर्फ ये अव्यय शब्द है और सिर्फ यही स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो नपुंसक लिंग हो, तीनों में एक समान रूप से प्रयोग किया गया है, बस मेरे ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखे क्या है, यहाँ पर कि यहाँ अद्य अव्यय हैं, अद्य क्या है अव्यय है, जो तीनों लिंग के साथ समान रूप से क्या होता है प्रयुक्त होता है, और यही क्या हो गया मेरा अव्यय हो गया, यही क्या हो गया अव्यय हो गया। अब देखिए यहां पर अव्यय पंचविधा सन्ति, अव्यय पंचविधा सन्ति, यानी कि संति में लिखने कोई दिक्कत नहीं है, अव्यय पंचविधा, इसका मतलब ये हो गया अव्यय कितना है 5 है, अव्यय कितना है 5, अव्यय कितना है 5। तो देखिए अव्यय जब यानी कि अव्यय जो है यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि अव्यय जो है वो 5 तरह के होते हैं, बस में रहना। तो देखिए अव्यय जब 5 तरह के होते हैं तो एक बार ऐसा कीजिए, आप लोग बढ़िया से वीडियो को रोक करके और बढ़िया से एक बार समझ लीजिए और उसको एक बार लिख लीजिए, अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं यहाँ पर हम कि अव्यय पंचविधम, देखिए अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन होते हैं वही देखिए बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले उपसर्ग लिखा हुआ है ना, ये पहला अव्यय का पहला प्रकार हुआ। दूसरा है क्रिया विशेषण, उसके बाद है चादी, यानी कि इसको निपात भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं निपात। उसके बाद है समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय। फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब ये हो गया ये अव्यय के 5 प्रकार है। अव्यय कितने प्रकार हैं 5। अगर आपसे पूछा जाए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं तो अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, वो संस्कृत का बात हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर पहला नंबर में लिखे हैं ये उपसर्ग लिखे हैं। अब ये उपसर्ग जो लिखे हैं, ये उपसर्ग जो शब्द बना है ये किन किन शब्दों के मेल से बना है पहले उसके बारे में बताते हैं। ये मेरा उप जो है ये उपसर्ग है, पहले समझिएगा, इस बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे। ये क्या हुआ, ये उपसर्ग में ये पहला शब्द जो है ये उप है, उसके बाद ये श्री धातु है और ये घय क्या है ये प्रत्यय है, बस में रहना। तो उप तो लगा हुआ है, श्री मतलब क्या, श्री मतलब निर्माण करना, बस में ये यहाँ पर सॉरी ये सीरीज होगा, सीरीज लिख दिए, उप जोड़ सीरीज। आप फिर जो है हम देखिए क्या क्या लिखे हैं, उप जोड़ सीरीज लिखे हैं ना, उप जोड़ सीरीज और जोड़ क्या लिखे हैं घाय। तो इसका मतलब ये होता है उप लिखे हैं उसके बाद सीरीज, तो सीरीज मतलब निर्माण करना, कुछ नए शब्द का निर्माण होना। और फिर यहाँ पर क्या कि घाय प्रत्यय, घ और य, ये घ जो है और य जो है ये लोप हो जाता है, शेष मेरा क्या बचता है ये अ बचता है। घो भी खत्म यो भी खत्म, शेष क्या अ बचा, शेष अ बचा।
शेष अ जो बचा। अब देखिए और यहाँ पे जो है और यहाँ पे कोई अन्य स्वर वर्ण, तो जो के स्थान पे क्या क वर्ग का तृतीय वर्ण, यहाँ क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या ग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या जो के स्थान पे गो आ जाएगा ना, क्योंकि जो के आगे क्या है कोई अन्य स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे क्या तृतीय वर्ण क वर्ग का क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। अब देखिए आप कहीं भी पढ़े होंगे री के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण, तो री का क्या र लेते हैं ना, री का र नी अर जो बोलते होंगे, अर भी बोलते हैं, रो क्या कहते हैं अर भी होता है, और सिर्फ री का रो भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या अर, तो अर जो बोलते हैं इसका मतलब क्या रो, तो यही यहाँ पे गो लिखेंगे और री का क्या रो तो रेफ में बदल जाएगा, तो उपसर्ग बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे क्या है कि उपसर्ग, ये उप क्या है मेरा उपसर्ग है। पूर्वक में ना पहले सीरीज, ये क्या है धातु में निर्माण होना, धातु से घाय प्रत्यय क्या लिखे हैं घाय प्रत्यय करने पर, क्या लिखे हैं करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। यानी कि इन तीनों को मिलाकर के उप जोड़ सीरीज जोड़ घाय, इन तीनों को मिलाकर के किसका निर्माण होता है उपसर्ग का निर्माण होता है। अब कहता है कि उपसर्ग का अर्थ होता है या है उपसर्ग का अर्थ है कि जो समीप रखा जाए, यानी कोई भी शब्द है उसको किसी शब्द के समीप ले जाएंगे तो वही क्या कहलाएगा उपसर्ग कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या कि शॉर्ट टर्म में लिखे हैं कि जो धातुओं यानी शब्दों के समीप रखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जो धातुओं या शब्दों के समीप रखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। समीप मतलब उपसर्ग का अर्थ ही होता है समीप, बस में ना उपसर्ग का क्या अर्थ होता है समीप। तो कोई भी शब्द या धातु होगा उसके समीप हम अगर उपसर्ग को रखेंगे तो वही क्या कहलाएगा उपसर्ग कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि पाणिनि कहते हैं ये संस्कृत व्याकरण के रचनाकार यही है पाणिनि, समझ रहे ना, ये पाणिनि यानी संस्कृत व्याकरण के जनक जो है ये पाणिनि महोदय है। इस कहते हैं कि प्राद्यः उपसर्गः क्रियायोगे, प्राद्यः उपसर्गः क्रियायोगे, अर्थात यानी कि इसका हिंदी अर्थ ये हो जाता है कि क्रिया के योग में यानी कि धातु के योग में परह आदि, ये परह जो लिखे हैं ये उपसर्ग हो गया, परह आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं यानी संज्ञा होते हैं। जैसे मैं आपको बताया है कि ये भवती है, ये क्या है क्रिया क्या है ये भवती है, भवती में ना होता है, बस समझ रहे ना। और इसके पहले ये परह जो लिखे हैं ये क्या हो गया उपसर्ग हो गया, परह क्या हो गया उपसर्ग हो गया, बस समझ रहे ना। यहाँ पर देखिए भवती है लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, इसके पहले परा लगा हुआ है ना परा, इसका मतलब परा ये क्या हो गया उपसर्ग हो गया मेरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखे हैं हरति, हिर धातु से बना है, हिर धातु से हरति लट लकार में। अब यहाँ पे क्या ये अप जो लिखा हुआ है ये अप, ये क्या हो गया मेरा ये उपसर्ग हो गया। अब क्या हो गया उपसर्ग। और फिर यहाँ पे निरीक्षते है लिखा हुआ है तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया निर हो गया, बस मेरे ना। तो यहाँ पर जो बोले अभी कि क्रिया के योग में, तो क्रिया यही है और इनके योग में योग यही हो रहा है ना परह परा अब निर, तो ये योग हो रहा है तो यही क्या है मेरा उपसर्ग है, यही क्या है उपसर्ग है, बस मेरे ना। यही क्या हो गया उपसर्ग हो गया। तो अब देखिए ये उपसर्ग हो गया। अब जो है इतना अगर आपको बता दिए तो कुछ ना कुछ विशेष रूप से समझ में आ ही गया होगा कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, बस मेरे ना। इसका यही कहना। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम बोलते हैं हार, हुआकर हार बोलते हैं। अगर ये हार है, हार में क्या माला या क्या हार में क्या पराजित हो जाना, यही ना इसका मीनिंग यही है। तो इसका मतलब अगर इसके पहले हम लगा देते हैं एक उपसर्ग प्रह, इसका मतलब क्या प्रहार, मतलब क्या घात करना, बस में ना प्रहार करना। तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि कोई शब्द है इसके पहले अगर हम इन उपसर्ग को जोड़ देते हैं, उपसर्ग अभी जो
उपसर्ग जो है जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, मेरा उपसर्ग कहलाएगा। बस में रहे ना, यही क्या हुआ, उपसर्ग। यानी कि धातुओं या शब्दों के योग में ही जो है उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। बस में रहे ना, और ये कोई धातु या शब्द के पहले ही इसका प्रयोग किया जाएगा। बस में रहे, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि इसका प्रयोग हम किस रूप में अब विशेष रूप से कर सकते हैं। समझ रहे ना। तो अब देखिए वीडियो को आप लोग जो है रोक करके बढ़िया से इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखे हैं क्या यहाँ पर कि जो किसी भी धातु या शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हार, ऐसे लिखे हैं, कोई शब्द है हार लिख दिए। हार मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, हार मतलब क्या, माला, गले का माला होता है ना, गले का माला। अब या गले हार मतलब हार माला जो बोलते हैं। अब या तो ये भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, पराजय हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब पराजय हो गया तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, जैसे यहाँ पर इसमें अब यही हार लिखा हुआ है और इसमें जो है हम उपसर्ग को जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जैसे यहाँ पर हार लिख दिए, हार। यहाँ कहता है कि उपसर्ग वह शब्द अंश है, यानी कि उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द या धातु के पहले, इसका मतलब यहाँ पर प्रह। देखिए पहले हार यानी माला होता था, या तो पराजय, यही ना। तो अब देखिए या तो हार या तो पराजय यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रह लगा दिए, इसका मतलब क्या, प्रहार हो गया। इसका मतलब क्या, प्रहार का अर्थ क्या बोले तो, प्रहार का अर्थ क्या हो गया बताइए, चोट, यानी कि आघात बोलते हैं ना, चोट या आघात। बस में रहे ना, यही है, बस में रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हार लिखा हुआ है, हार है, इसके पहले हम उपसर्ग जोड़ते हैं, आ जोड़ दिए। पहले हारा मतलब क्या, गले का माला होता था, या तो पराजय होता था, बस में ना, पराजित होता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर इसके पहले प्रह लग कर या आ लग कर इसमें अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या होता है, चोट या आघात हो गया, प्रहार का आहार लिखे हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है, भोजन हो सकता है। क्या अर्थ हो गया, भोजन हो सकता है। अब देखिए भोजन हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हार लिखा हुआ है, हार लिख दिए, इसके पहले सम उपसर्ग लगा दिए, तो क्या संहारा हो गया। मतलब संहारा मतलब क्या, संहार का अर्थ क्या बोले तो, संहार का अर्थ क्या, आप बोलते हैं ना विनाश बोलते हैं ना, वही तो है विनाश, संहार मतलब विनाश हो गया। अब आइए जैसे लिखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पर हार लिखा हुआ है और इसके पहले ये बी लगा दिए, इसका मतलब क्या, भ्रमण न हो गया, भ्रमण, यही तो है, मतलब अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। समझ रहे ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए हम यहाँ पे एक और समझाते हैं, जैसे हार लिखा हुआ है, इसके पहले हम लिख दिए परी, परी मेरा क्या है, उपसर्ग है। हार एक शब्द था और इसके पहले हम क्या किए, उपसर्ग लगा दिए, परी, इसका मतलब क्या, परिहार हो गया। तो इसका मतलब परिहारा जब लिखे यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या होता है, त्याग, जिसको बोलते हैं त्याग करना, त्याग करते हैं ना, वही ये हो गया, मतलब कोई चीज़ छोड़ देते हैं। समझ रहे ना, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो इतना जो समझाएं आप लोगों को, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी शब्द हो इसके पहले ही क्या, पहले जो लिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा उपसर्ग हो जाएगा। बस समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें करना क्या है यहाँ पर कि संस्कृत में उपसर्ग जो है 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 22। यहाँ पे लिख देते हैं, संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। अब वो 22 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। देखिए जो भी है, तो इसके बारे में जब तक आप क्लियर नहीं समझेगा ना, तब तक ये नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे करते क्या हैं
22 प्रकार बोला तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं यहाँ पर ये परह हो गया ना, परह परा परह परा सम, उसके बाद अनु अनु लिख दिए, उसके बाद है अब लिख दिए, इसके बाद लिख दिए निस, इसके बाद क्या लिख दिए निस, उसके बाद जो है निस लिखने के बाद नीर हो गया, नीर लिख देंगे, उसके बाद नीर लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे दूस और लिखेंगे यहाँ पे दूर, उसके बाद फिर है वी लिख दिए, फिर है आ और अंग आंग, बस में रहना, या तो आ भी लिखा रहेगा अंग या सिर्फ आ, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर नी, फिर क्या अधि लिख दिए, फिर जो है अति, फिर सु उत अभी प्रति परी लिख दिए, अप उप, इतना लिख दिए। देखिए तो 22 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कहाँ पे रह गया एक, अच्छा कोई बात नहीं है। अनु भी लिख दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब जो है देखिए 21 हो सकता है कि परी हो गया है ना, तो एक जो है और एक है, बस में रहना, तो एक और जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हो जाएगा क्या, परा हो गया, परा सम अनु, अब निस निर, दूस दूर, बी अंग, नी अधि हो गया, फिर अपी, एक क्या हो गया यहाँ पर अपी, एक हो जाता है अपी, हो गया ना, ये अपी लिखे हैं। तो ये कुल मिला के कितना है, अपी होने के बाद अति सु उत अभि प्रति परी उप, आप यहाँ पे उप लिखे हैं और फिर लास्ट में अपी लिखे हैं। तो ये कुल मिला के संस्कृत में कितना है 22 उपसर्ग है, कितना है 22 उपसर्ग है। अब देखिए हम एक बात बताते हैं आपको कि इसको जो है संस्कृत में लिखते हैं, यहाँ पर नोट लिखते हैं, नोट में जो है यहाँ पर है उपसर्ग को क्या कहते हैं, प्रादि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रादि भी कहा जाता है, प्रादि भी कहा जाता है, उपसर्ग को क्या कहा जाता है, प्रादि भी कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्रादि किसे कहा जाता है, तो इसका मतलब उपसर्ग को कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव का बात बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ पर। अगर आप लोग ध्यान अगर नहीं रखिएगा इस चीज़ पर तो थोड़ा हो सकता है कि 1 नंबर के लिए आपका जो है मतलब कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमी जैसे हो जाता है, उसी प्रकार से जो है जो हम जानने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बस में रहना, यही चीज़ है। उसके बाद देखिए कि आप लोग उपसर्ग के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो बताएं अभी आपको कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो यही जो लिखे हैं ये संस्कृत का उपसर्ग, ये जो उपसर्ग लिखे हैं यही सब क्या है, उपसर्ग है। और इसका प्रयोग अभी जो है कोई शब्द या धातु के पहले जो करेंगे तो थोड़ा आप लोग बढ़िया से समझिएगा, बस में रहना। तो आप लोग वीडियो को रोक करके जो है बढ़िया से एक बार उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से ही रिलेटेड देखिए हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे यहाँ पे परह लिखे हैं, परह लिख दिए, तो अब देखिए यहाँ पे परह लिखा हुआ है, हम इनसे पहले शब्द बनाते हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है। परह उपसर्ग है मेरा। अब देखिए हम ऐसा लिखते हैं, ये भावः लिखा हुआ है, कोई शब्द है, समझ रहे ना, मतलब भाव। अब यहाँ पे इसमें परिवर्तन कैसे करेगा, ये अगर हम परह उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो प्रभाव बन गया, यानी प्रभाव पड़ना। पहले भाव व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहे ना। जिससे मान लिया जाए यहाँ पर प्रभाव लिख दिए, या तो ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हारह लिखा हुआ है, इसके पहले क्या प्रह लगा दिए, तो ये क्या हुआ, प्रह है, ये प्रह क्या है, उपसर्ग है। या अगर ये भी नहीं हो तो यहाँ पर ये प्रह लीजिए, ये उपसर्ग है मेरा, और ये कोप शब्द है, यानी कि हम पहले देखिए क्या किए, ये कोपह शब्द लिखें, कोपह क्या लिखें, कोई शब्द लिखें, और इसके पहले लगा दिए प्रह, प्रकोपा हो गया। इस तरह का बहुत सारा हो सकता है, बस मेरे ना, ये हो गया। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखें परा लिखे हैं, परा उपसर्ग है मेरा, हमको इससे शब्द का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे जय है, जय हमने क्या, जीत होना, जीत, कोई जैसे मैच वगैरह जीत लेते हैं तो जय है। अब देखिए बात क्या हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर ये उपसर्ग है परा, अगर इसी को हम यहाँ पे परा जोड़ दिए तो इसका मतलब पराजय। पहले हम क्या करते थे, जीतते थे, लेकिन अब क्या हो गए, हम पराजित हो गए, बस मेरे ना, ऐसा चीज़ है। अब यहाँ पे से मान लिया जाए परा से ही बनाना है, जैसे मान लिया जाए लिखा, जैसे यहाँ पर भव लिखा हुआ है, भव, इसके पहले तो कोई शब्द इसके पहले अगर जोड़ेंगे तो उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिए, ये परा जोड़ दिए, पराभव, बस मेरे ना। उसके बाद जैसे मान लिया जाए ये लिखा हुआ है, कोई शब्द है मर से लिखा हुआ, मरसह ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पर कर दिए क्या, परा लिख दिए, परामर्श, समझ रहे ना। परामर्श मतलब क्या, हम किसी को अगर कोई कुछ हमसे कोई सलाह लेना चाहेगा तो हम उसे कोई अच्छा परामर्श देंगे। अब जो है देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये प्रति लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये दिन लिखते हैं, है ना, दिन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर दिनम कर दीजिए, हो गया। अब आइए, अगर इसके पहले हम उपसर्ग को जोड़ते हैं, है ना, उपसर्ग प्रति है तो यहाँ पर जोड़ दिए प्रति, तो इसका मतलब क्या, अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले दिन था, केवल दिन, लेकिन अब क्या हुआ, प्रति लग गया, इसका मतलब क्या, प्रतिदिन हो गया। ये मेरा प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब आइए, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं यहाँ पे एक लिखते हैं, एकम ऐसा लिखा हुआ है, और इसके पहले अगर मान लिया जाए हम उपसर्ग जोड़ देते हैं प्रति, ऐसा जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ऐसा हो जाएगा ना, प्रति एकम, ऐसा हो जाएगा ना। इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि हर्षई दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो हर्षई दीर्घई के स्थान पे यो होता है, तो हर्षई दीर्घई का यहाँ पे यो ले लेना। अब बाकी बात क्या, एकोम एकम, यन संधि का नियम, ऐसा और सारा हो सकता है इस तरह का। अब देखिए जैसे ये लिखे यहाँ पे अंग लिखे हैं, या आ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, ये उपसर्ग है। क्या करेंगे बताइए, जैसे यहाँ पे हार है, मतलब क्या, हार जाना, मतलब हार जाना, इसके पहले हम उपसर्ग लगा देंगे, कौन सा उपसर्ग, तो यहाँ पे आ, इसका मतलब क्या, पहले हार जाते थे, पराजित हो जाते थे, लेकिन अब आ लगा दिए, इसका मतलब क्या, आहार यानी भोजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शब्द है लिखा हुआ कासह, नहीं कहते हैं काश ऐसा होता, इसका मतलब क्या, इसके पहले अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं यहाँ पे आ, तो इसका मतलब हो जाता है आकाश, यानी ऊपर वाला आकाश जो है, ये हो गया। इस तरह का बहुत सारा हो सकता है, आदि कर दीजिए, बस समझ रहे ना, ये हो गया। अब आइए, अब धातु के साथ जो है हम इस उपसर्ग का कैसे प्रयोग करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखते हैं भवती, ऐसा लिखा हुआ है, और इसके पहले हम प्रह उपसर्ग को जोड़ते हैं, तो भवती मना सिर्फ होता है, भवती मना होता है, लेकिन इसके पहले प्रह, तो प्रह भवती, ये हो गया। इसका मतलब होता है प्रकट, प्रकट होता है, या प्रकट होता है, या क्या निकलता है,
निकलता है, ऐसा लिख दिए। ये हो गया। अब आइए, जैसे मान लिया परा से बनाना है ना, परा से हम मान लीजिए भवती ही लिखा हुआ है और यहाँ पर परा जोड़ दिए, उपसर्ग है ये, तो क्या बनेगा बताइए। तो ये परा भव अतुरसी का ती, परा भवती, भवती में होता है, समझ रहे ना, और यहाँ पे परा जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हारता है, ऐसा बना लिए। यही चीज़ है, बस समझ रहे ना, आप समझिए इस चीज़ को। तो ये क्या है, ये परा प्रह ये सब उपसर्ग हो रहा है, बस समझ रहे ना। अब आइए, जैसे अनु से बनाना है, क्या बनाना है, अनु से हम क्या करेंगे भाई, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे गच्छति ऐसा लिखा हुआ है, और इसके पहले हम क्या लिखते हैं, अनु लिखते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है, यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, तो अनु गच्छति। आपको तो पता होगा कि गच्छति मतलब होता है जाता है, लेकिन इसके पहले क्या बताइए, तो यहाँ पर क्या आ गया, अनु, इसका मतलब होता है पीछे, पीछे जाता है, ऐसा हो गया, समझ रहे ना। अब देखिए, अब लिखा हुआ है, अब यदि लिखा हुआ है तो इससे जो हम कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गच्छति ही लिखते हैं ना, और यहाँ पर उपसर्ग क्या देते हैं, अव देते हैं, है ना, तो क्या बन जाएगा, अव गच्छति, ऐसा हो गया। अच्छा, अवगछति लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अवगछति में ना जानता है, ऐसा लिख दिए, यही चीज़ है, बस समझ रहे ना। ये हो गया। वी से जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ यहाँ पे लफती लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिए वी, हो गया ना, इसका मतलब होता है वी लफती, हो गया ना। तो वी मेरा क्या, उपसर्ग, अब मेरा क्या, उपसर्ग, अनु मेरा क्या, उपसर्ग, तो विलपति, विलपति का अर्थ क्या, विलाप करता है, विलाप करता है या रोता है, विलाप करता है या रोता है, यही चीज़ है, विलाप करता है या रोता है। अच्छा देखिए, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, विलाप करता है या रोता है, ऐसा ही ना। उसके बाद देखिए, सम से बनाना है, सम लिख दीजिए, मान लिया जाए धातु लिखते हैं यहाँ पे गच्छति, क्या हो जाएगा बताइए, तो संगच्छति, यानी कि सम के बाद यहाँ पे क्या व्यंजन वर्ण आ गया, तो मो का क्या हो जाएगा, अनुसार में चेंज हो जाएगा ना, तो अनुसार दे, मो के बाद गस्ती, संगस्ती, मतलब हो जाता है संगम होता है, संगम या मिलन होता है, यही लिख देंगे, हो गया ना। अब देखिए, अप लिखा हुआ है, अप से क्या करेंगे, अप लिख दिए, अप लिखने के बाद जो है क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे नयति, तो नयति मैंने क्या, ले जाना, और कौन सा उपसर्ग जोड़ रहे हैं, अप, तो क्या हो जाएगा बताइए, अपनयति, ये लिख दिए, नयति मैंने ले जाता है, लेकिन अब लिखे हैं अपनयति, इसका मीनिंग हो जाता है यहाँ पे हटवाका, त्वाका, हटाता है, यही चीज़ है, बात समझ ना। तो यहाँ पे क्या, अपनयति में कौन सा उपसर्ग, अप, संगस्ती में कौन सा उपसर्ग, तो सम बोलेंगे ना, विलप्ति में भी बोलेंगे नहीं। इसी तरह जो है यहाँ जितना भी हम उपसर्ग का प्रयोग किए हैं कोई शब्द या धातु के पहले, तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो विशेष यही कि आप अपना जो है जितना वीडियो को अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं, जितना अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसके आधार पे आप जितना अच्छे से कोई शब्द या धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग करके बना सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा, समझ रहे ना। तो इसका मतलब आपने हमें पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष यही कि आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। विशेष आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के लिए इतना सा ही, धन्यवाद।